नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे कानूनी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो प्रत्येक महिला के लिए, प्रत्येक पुरुष के लिए आवश्यक है यदि वो वैवाहिक जीवन को जी रहा है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, और ख़ास तौर से उनके लिए जिनका मेंटेनेंस केस कोर्ट में पेंडिंग है और उनका केस कोर्ट में चल रहा है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस के लिए अपना नया जजमेंट क्या दिया है और किस तरीके से जो मेंटेनेंस है वो तय किया जाता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दी है कि केवल लड़के की सैलरी को देखकर, लड़के की आय को देखकर के मेंटेनेंस तय नहीं किया जा सकता। तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है जब भी कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस तय किया जाता है, इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो एक पति का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी को मेंटेन करना, क्योंकि वो शादी कर करके उसके साथ आई है, वो वैवाहिक संबंधों में बंधकर उसके साथ आई है और उसका एक कर्तव्य है कि वो उसको मेंटेन करेगा। जो पत्नी की बेसिक नीड्स होती है, रहना पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, इन सभी का ख्याल रखेगा। लेकिन यदि वो इन सभी का ख्याल नहीं रखता और पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है तो उससे मेंटेनेंस डिमांड करती है। और ऐसे केस कई सारी संख्या में देखे जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे केस होते हैं। तो जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो उसे क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और पति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल सैलरी को देख करके कोर्ट मेंटेनेंस तय नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी को राय दी जाती है कि वो सैलरी को ज़्यादा लिखवाए या जो पति की जो आय है उसको ज़्यादा लिखवाए ताकि उसे ज़्यादा मेंटेनेंस मिल सके। लेकिन यदि पत्नी ऐसा करती है, यदि वो झूठी बात लिखवाती है, अदालत को गुमराह करती है, तो अपना खुद का नुकसान करती है। तो जब भी आप मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं तो किन सावधानियों को बरतना चाहिए, और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना लेटेस्ट जजमेंट दिया है जिसमें बताया गया है कि एक पति की सैलरी को देखकर, एक जो लड़का होता है उसकी केवल आय को देखकर के मेंटेनेंस तय नहीं किया जा सकता। इस बात में कितनी सच्चाई है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 सबसे बड़े कानून लागू हो चुके हैं। उन तीनों को बदला जा चुका है। 1 जुलाई 2024 से पहले जो 3 बड़े कानून थे वो था आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इंडियन एविडेंस एक्ट। और जो सीआरपीसी था उसी का एक सेक्शन था 125, जिसे कहते हैं धारा 125, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 थी, उसी के तहत पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस डिमांड कर सकती थी। लेकिन 1 जुलाई 2024 से इन कानूनों को खत्म कर दिया गया और नए कानून इनकी जगह पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना दिया गया। तो जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है वो भी अब खत्म हो चुका है। यदि पत्नी अपना जो मेंटेनेंस का केस यदि फाइल करना चाहती है तो वो सेक्शन 125 के तहत नहीं कर सकती। उसके स्थान पर बीएनएसएस में धारा 144 बना दी गई। उसमें जो डेफिनेशन है, जो प्रावधान है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ कंडीशनों को बदल दिया गया है। तो यदि आप चाहती है कि मेंटेनेंस का केस फाइल करना तो आपको किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो यदि आप चाहती है मेंटेनेंस का केस फाइल करना तो आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट किस तरीके से मेंटेनेंस तय करती है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि यदि आपने मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल की और उसके 1-2 महीने बाद आपको मेंटेनेंस दिला दिया जाए, क्योंकि कोर्ट ये सबसे पहले देखती है कि इनके रिश्ते में कितनी गुंजाइश बची है। चाहे आपका केस वो दहेज उत्पीड़न को लेकर हो, मेंटेनेंस को लेकर हो, अलग रहने के लिए हो, प्रत्येक चीज़ के लिए कोर्ट सबसे पहले मीडिएशन में भेजती है। पति और पत्नी को सुलह करने के लिए भेजा जाता है। जो डीएलएस से होता है उसमें भेजा जाता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो अदालत का सबसे पहले यही मंशा होती है कि किसी का भी रिश्ता ना टूटे और जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो बने रहे, इसीलिए आपको मीडिएशन के लिए भेजा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आप मेंटेनेंस का केस फाइल कर रही है तो ये सोच करके ना करें कि यदि आप उसमें झूठी बातें लिखवाएंगी तो तुरंत आपके पति से आपको मेंटेनेंस दिला दिया जाएगा। इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, कभी कभी सालों भी लग जाते हैं मेंटेनेंस तय होने के लिए। तो यदि आप उसमें सच्ची बातें लिखवाती है तो तभी जा करके वो जो मेंटेनेंस है वो आपको मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो नया जजमेंट है इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है किरण गुप्ता वर्सेस रामजी गुप्ता, और ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट को दिया है, जिस जजमेंट में फाइंडिंग दी गई है कि केवल लड़के की आय को देखकर, लड़के की इनकम को देखकर, जो हस्बैंड होता है केवल उसकी इनकम को देखकर के मेंटेनेंस तय नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि कोर्ट मेंटेनेंस तय करने के लिए क्या देखती है। तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट मेंटेनेंस जब तय करती है तो उससे पहले क्या देखा जाता है। सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि रिश्ते में कोई गुंजाइश बची है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोर्ट ये नहीं चाहती कि किसी भी व्यक्ति का पारिवारिक रिश्ता टूटे और पति पत्नी को अलग रहना पड़े। सबसे पहले जो कोर्ट की मंशा यही होती है कि पति और पत्नी के बीच उनके जो रिश्ता है उसको दोबारा से जोड़ा जा सके। जो यदि रिश्ते में कोई भी गुंजाइश बची है तो उसको छाना जाए और उसके बारे में बात की जाए, यानी कि जो उनकी प्रॉब्लम है उसको, जो उनके बीच डिस्प्यूट है उसको ख़त्म किया जाए ताकि उनका रिश्ता दोबारा से बना रहे। कोर्ट की सबसे पहली मंशा यही होती है।
तो सबसे पहले देखी जाती है गुंजाइश, आपके रिश्ते में कितनी गुंजाइश बची है। लेकिन यदि कोर्ट को लगता है कि इनके रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बची और ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये दोनों एक साथ रह सके, तभी जाकर के जो है फाइंडिंग दी जाती है, तभी जाकर के मेंटेनेंस के लिए फाइल किया जाता है। और यदि कोर्ट को लगता है कि इनके रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बची तो ये सबसे अंतिम होता है। दोस्तों दूसरी बात, कोर्ट ये देखती है कि जो पुरुष है और महिला है इनकी उम्र कितनी है, क्या इनके रिश्ते में ऐसी कोई बात है या इनकी उम्र इतनी है कि इनकी दोबारा से विवाह हो सकता है, जो इनकी शादी है वो दोबारा से हो सकती है। इन सभी बातों को देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिला की उम्र ज़्यादा हो जाती है और कोर्ट को ये नहीं लगता कि जो इसकी शादी है वो दोबारा से हो सकेगी, तो ऐसे में जो मेंटेनेंस है वो जल्दी तय किया जाता है। दोस्तों तीसरी बात, कोर्ट ये देखती है कि जो डिस्प्यूट है उसमें किसकी गलती है। कई बार ऐसा होता है कि रीज़न कोई दूसरे होते हैं, ससुराल वाले लोग परेशान करते हैं और पत्नी ये चाह कर के अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस फाइल कर देती है, वो बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रहती है, जबकि इसका कारण कोई और होता है। तो कोर्ट मेंटेनेंस तय करने से पहले इसका कारण भी देखती है कि क्यों पत्नी पति से अलग रह रही है, क्या इसका कोई उचित कारण है, क्योंकि ये भी मैंडेटरी करना है कि यदि कोई उचित कारण ना हो तो ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता यदि वो अपनी मर्जी से पति का घर छोड़ करके आई है। यदि पत्नी पति से अलग रह रही है तो इसके लिए उसे एक उचित कारण देना होता है, जो स्पेसिफिक रीज़न होता है वो उसे बताना होता है कि क्यों वो अपने पति से अलग रह रही है, उसे उसके साथ रहने में क्या परेशानी है, या जो वो अलग रह रही है इसका उचित कारण क्या है। तो ये कारण भी, ये रीज़न भी देखा जाता है। चौथा देखा जाता है कि इनके कितने बच्चे हैं और उन बच्चों की एजुकेशन कितनी है, बच्चों का खर्चा क्या है, बच्चे किसके पास रह रहे हैं। मेंटेनेंस तय करने से पहले ये सभी बातें भी देखी जाती है। पाँचवा देखा जाता है कि पति की वास्तविक सैलरी क्या है। कोर्ट कभी ये नहीं देखती कि पत्नी ने पति की कितनी सैलरी लिखी है, क्योंकि अधिकांश मामलों में 90% मामले ऐसे होते हैं जिनमें पत्नी के द्वारा, जो पत्नी का वकील होता है उसके द्वारा झूठी जो सैलरी है वो लिखवाई जाती है। और वकील ऐसा खुद नहीं करते बल्कि वे उसे ऐसा बताते हैं कि इसमें ज़्यादा लिखिए। कई बार पत्नी के रिश्तेदार उसलिए दबाव डालते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वास्तविक तथ्य है केवल वही अदालत के सामने रखे, अदालत को गुमराह करने की कोशिश ना करे, ऐसे में आपके केस में लंबा समय लग सकता है। सातवां, जो वो देखती है कि जो लड़की है, जो महिला है, उसके पास कोई जॉब है या नहीं, या उसके पास ऐसी कोई स्किल्स है जिससे वो अपने परिवार का गुजारा कर सकती है, या उसकी कोई आय है, किसी भी तरीके से उसकी कोई इनकम होती है, तो ऐसे में भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। तो जब भी कोर्ट मेंटेनेंस तय करती है तो इन 6 बातों को देखा जाता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।